नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के हम इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा कि प्रधानमंत्री जी बार बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात करते हैं, लेकिन उनका ये वाक्य पिक एंड चूज होता है। खुद के दल में अगर कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी आ जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कभी बात नहीं करते और अन्य विपक्षी दल, खासकर उन राज्यों में जहां की निकट भविष्य में चुनाव होने, वहां के उद्योगपतियों और वेल विशर, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं पर CBI और ED के जरिए छापे डलवाते हैं ताकि वो लोग विपक्षी दलों को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद न करें। छत्तीसगढ़ का मामला आपको पता ही होगा, जहां की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय गई थी और उच्चतम न्यायालय ने सरकारी एजेंसियों खासकर ED और CBI ये चेतावनी दी कि आप राज्य में भय का वातावरण न बनाएं। निश्चित तौर पर ये जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के वो सही। आपने देखा होगा गुजरात चुनाव के दौरान उद्योगपति लगातार सत्ता में आ रही भाजपा सरकार से नाराज थे और वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। लिहाजा इनकम टैक्स विभाग की ओर से 900 उद्योगपति को नोटिस भेजा गया और जैसे ही चुनाव मुकम्मल हो गया, वो नोटिस कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। चाहे झारखंड, उत्तर प्रदेश में विभिन्न समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर छापे पड़ना, कर्नाटक में जिस तरह के वहाँ के DGP को तुरंत ही CBI का निदेशक बनाया गया, उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हुए। आखिर क्या कारण है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य में चुनाव मुकम्मल होने के बाद अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, तो उसे तुरंत केंद्र यानी कि CBI में ले लिया जाता है। मध्य प्रदेश का भी उदाहरण आपके साथ में होगा। मध्य प्रदेश कार्ड के अधिकारी को CBI का निदेशक बनाया गया था। उसी प्रकार आपको 2 उदाहरण और देना चाहता हूं, जिसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री पूरी तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं। एक पहले के ब्लॉग में भी मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2 उदाहरण के जरिए ये बताने का प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके साथ ही पीएमओ में रसूख रखने वाले मंत्री या अन्य लोग RSS से जुड़े हों या उनके ऑफिस से कोई फोन आता हो, उसके बावजूद जब राज्यपाल इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री से करते हैं, तो प्रधानमंत्री उनसे आश्वासन देते कि आप दबना मत और कड़ी कार्रवाई करना। लेकिन दुख की ये बात है कि उन राज्यपाल की, मैं सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि पुलवामा अटैक को लेकर सरकार की गलतियों को सार्वजनिक किया था और इसकी सूचना माननीय प्रधानमंत्री को दी थी,
जो उस समय उत्तराखंड के जिम काटक में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। और दूसरा अनिल अंबानी की कंपनी का शामिल था, जो कि जम्मू कश्मीर में एक बीमा पॉलिसी लाना चाहते थे, जिसके लिए एक बहुत बड़े आरएसएस के नेता हैं जो राम माधव, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने राज्यपाल जी से, चूँकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनसे अपनी अप्रोच लगाई और राज्यपाल जी को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने लिहाजा दोनों फाइलों को लौटा दिया। एक हाइड्रो प्लांट का भी प्रोजेक्ट था कि अडानी से जोड़ा था और एक अंबानी से जोड़ा हुआ प्रोजेक्ट था। दोनों फाइलें लौटा दी और इसकी सूचना प्रधानमंत्री को भी थी। होना तो ये चाहिए कि जिन राज्यपाल ने भ्रष्टाचार का कच्चा चट्टा खोला, तो उस भ्रष्टाचार को देखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए दोषी लोगों पर। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है कि राम माधव, जिन्होंने दबाव डाला फाइलों को पास करने के लिए, उनका तो कुछ नहीं बिका और न ही अनिल अंबानी पर ही कोई कार्रवाई हुई, न सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, जो कि राज्यपाल को 300 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में देने को आतुर थे। बल्कि उन्हीं सतपाल मलिक को, जिन्होंने कि भ्रष्टाचार की बात खोली, उन्हीं को सरकारी एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दबना मत और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, इसके बावजूद भी सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार उजागर करने वाले राज्यपाल को टारगेट क्यों कर? इसके संबंध में जो आम चर्चा है वो ये है कि सतपाल मलिक लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं आगामी 2024 के चुनाव में वो विभिन्न किसान संगठनों व राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रचार प्रसार अभियान करेंगे। हाल में ही जंतर मंतर पर चल रहे धरने में जिस तरह से सतपाल मलिक की सहभागिता रहती है, तो उसको देखते हुए सरकारी एजेंसियां उनके आवास पर पहुंची और उनसे पूछताछ की और छापेमारी की कार्रवाई। मैं सरकारी एजेंसियों की इस बात के लिए कोई आलोचना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों ने आपको सूचना दी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, आप उन्हीं को टारगेट करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी कार्रवाई पर संदेह तो खड़ा करेगा और ये सवाल भी खड़ा करेगा कि आखिर भ्रष्टाचार से लड़ा कैसे। जो प्रधानमंत्री एक और बात जिसको लेकर उन्होंने बहुत चर्चित हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इस बात पर जोर देते हैं। क्या हालत है जंतर मंतर पर बैठी बेटियों। 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया और धरने के लिए भी 26वां दिन आज है और प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रही। कम से उनकी भी रिपोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की तब हुई जब माननीय न्यायालय ने उन्हें को फटकार
नहीं तो दिल्ली पुलिस तो रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार है। अब जो 2 सरकारी कमेटियाँ जो कि इस बारे में जांच कर रही हैं, उनके बारे में भी पहलवानों ने सवालिया निशान उठाए। उनका साफ कहना है कि उन बेटियों से ही कहा जा रहा है, कोई सबूत हो तो दें। अगर पीड़ित पक्ष से ही सबूत मांगे जाएंगे तो सरकारी एजेंसियों या आप कह लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, उनका क्या काम है। एक तरह से ये महसूस हो रहा है कि सरकार पिक एंड चूज के आधार पर चलती है। अगर सरकार कहीं फंसने को होती है तो वो उन एजेंसियों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती, और अगर कोई विपक्षी नेता इसमें फंसता दिखता है तो वो एजेंसियां अचानक सक्रिय हो जाती। इस प्रकार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के जो 2 जुमले रहे, जो भ्रष्टाचार के लिए और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सब लोग भूले नहीं होंगे। चाहे कुलदीप सेंगर का मामला रहा हो जिसमें उन्होंने अब कितना प्रताड़ित किया, ब्रजभूषण सोन का मामला तो अभी है, हाथरस की बेटी जिसे कि उसके परिवार वाले जला भी नहीं पाए, पुलिस ने आधी रात में उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो आप ये बताइए, तमाम अत्याचार की घटनाएं जो बेटियों के साथ घटती हैं अखबार की सुर्खियां बन पाती हैं, और कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कि वो बेटियां पुलिस के पास तक नहीं जा सकती क्योंकि उनका रवैया क्या है। राजधानी में उन बेटियों की स्थिति के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो अपने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, दोषी पर कार्रवाई कराने के लिए 26 दिन से धरने पर बैठी। और वो प्रधानमंत्री जो बार बार ये कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मौन साधे हुए बैठे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बहुत आश्चर्य होता है हमें प्रधानमंत्री के इन वाक्यों को सुनकर, जिन वाक्यों को सुनकर उन्होंने बहुत शोहरत लूटी और देश में भी अपनी ऐसी छवि गढ़ी कि जैसे वो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये रवैया दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकारी एजेंसियों को पिक एंड चूज की स्थिति में रखे हुए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।